गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आप लोग FA1 का प्रोजेक्ट वर्क समझ लीजिए और उसके बाद लेसन 2 के जो क्या आपने लिख के लाना है क्वेश्चन आंसर वो समझ लीजिए। उसके बाद मैं लेसन आपको समझाती हूँ। FA1 में प्रोजेक्ट वर्क है, टेक्स्ट बुक से पेज 11 प्रशंसा दिया हुआ है। अपनी दादी माँ का चित्र बनाकर उनकी प्रशंसा में 10 वाक्य लिखो। ये आपको प्रोजेक्ट वर्क में करके लाना है, प्रोजेक्ट वर्क की बुक में करना है। और क्लास वर्क में एग्जाम के तो उस पे FA1 एग्जाम का है। लेसन 2 से प्रश्न 1 और 2 का उत्तर लिखो। स्टडी मटेरियल से पेज 15 से एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 CW में करके लाना है। मैं आपको बता दे रही हूँ, पेज 15 में देखिए व्याकरणांश, इसमें फर्स्ट बिट है लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, ये आपको करके लाना है। और सेकंड है निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, यानी ये फर्स्ट बिट और सेकंड बिट करके लाना है। और क्वेश्चन आंसर जो है वो फर्स्ट और सेकंड लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन बातों की याद आ जाती है, लिखिए। जो दिया हुआ है लॉन्ग आंसर है, इसमें से देख करके लिखना है। लिखिए से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है, ये आपको 2 प्रश्नों के उत्तर आपने लिख के लाना है। और ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसको करके लाना है। अब देखिए लेसन 8 चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची पाठ है और उनके लेखक, पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। नए शब्द हैं व्यसन, रकाबी, मसनद, गलीचा, आन, सटकना, घटा, शाह और उदकना। शब्दार्थ हैं व्यसन, व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। आन तत्काल, सटकना खिसक जाना, घटा मेघमाला, शाह काला, वीरान उजड़ा हुआ, सकुचाना शर्माना। आपकी पुस्तक में बहुत से मीनिंग दिए हुए हैं, उसमें से आप केवल 10 लिखेगा, उसमें से केवल आपने 10 लिखने हैं। अब पाठ देखिए, पाठ का सारांश देखिए। माधव सारांश देखिए। बड़े धनिये सेठ के बगीचे में गुलाब की डाली पर चिड़िया की बच्ची आन बैठी। मतलब एक सेठ थी, उनका घर बहुत बड़ा था, महल के समान बहुत बड़ा था, सारी सुख सुविधाएं थी उनके घर में। अच्छा, एक दिन उनके गुलाब की डाली पर, बगीचे में गुलाब की डाली पर एक चिड़िया की बच्ची आ बैठी। वो बहुत ही सुंदर थी, मनमोहक थी, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। उसको देख करके सेठ ने उसे पालना चाहा कि मैं इस चिड़िया को पाल लूँ। और उसने बहुत लालच दी, उससे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देने लगा। उसने उसे बहुत लालच दी और उससे किसी भी तरह के वो उसे पाना चाहता था। आखिर उसे बंदी बनाना चाहता था, लेकिन नन्ही चिड़िया के अपनी माँ और अपने केसले के प्रति, केसले का अर्थ होता है घोंसला, जिसमें चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती है, अपार प्रेम और ममत्व साथ साथ सूझबूझ के कारण वह सेठ के चंगुल से बच जाती है। सेठ उसे पकड़ नहीं पाता है। वह एक सांस में माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगती है और उसकी छाती से छिपकर सो जाती है। जिस तरह एक बच्चा डर कर, अगर कोई उसे पकड़ता है तो वह डर कर दौड़कर अपनी माँ की गोद में छिप जाता है, उसे अपनी सारी बात बताता है। उसी प्रकार चिड़िया भी अपनी माँ को अपनी चींची की आवाज़ में सुबकती हुई बताती है कि सेठ जो है मुझे बंदी बनाना चाहता है, लेकिन मैं उसके चंगुल से बचकर आ निकली हूँ। फिर वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसे अपनी माँ से और अपने घोंसले से बहुत अधिक प्यार होता है, इसलिए वह
उसे उसके सेठ के चंगुल में नहीं फंसती थी। अब सुनिए, बोलिए। इस कहानी को कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? चित्र में पहले देखिए, चित्र में दिया हुआ है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में गाय और बछड़ा दिखाई दे रहा है। गाय और बछड़े साथ क्यों खड़े हैं? गाय में वात्सल्यता और बछड़े में प्रेम होता है। गाय में वात्सल्यता और बछड़े में प्रेम होता है। बछड़ा छोटा और उसे माँ की देखरेख की जरूरत होने के कारण गाय और बछड़े साथ खड़े हैं। जिस प्रकार बच्चे को अपनी माँ से प्रेम होता है, माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, दुलारती है, उससे स्नेह करती है, उसी प्रकार जानवर, गाय जो एक जानवर है, उससे भी अपने बछड़े के प्रति बहुत ही अधिक प्यार होता है और वह उसे चाट करके उसे अपना प्यार जताता है और उसे बहुत अधिक प्यार। बछड़ा भी अपनी माँ के बिना नहीं रह पाता, इसलिए वो दोनों साथ साथ खड़े हैं। तुम्हें अपनी माता जी के साथ रहना क्यों अच्छा लगता है? अपनी माता जी यानी मेरी माता जी मुझ पर ममता और वात्सल्यता दिखाती है, प्रेम दिखाती है और मुझे उनके प्रति बेहद प्यार, क्योंकि माँ मुझे बहुत प्यार करती है। हर बच्चे को माँ बहुत प्यार करती है और बच्चे को भी अपने माँ के प्रति बहुत ही प्यार होता है, इसलिए मुझे अपनी माता जी के साथ रहना अच्छा लगता है। सुनिए, बोलिए। इस कहानी को कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी को कोई और शीर्षक देना हो तो मैं पंछी की बच्ची देना चाहूँगा, क्योंकि चिड़िया पंछी है। चिड़िया क्या है? पक्षी है। तो उसके बच्चे को क्या कहेंगे? पंछी की बच्ची देना चाहूँगा। लगता है ये कहानी कोई कई साल पहले लिखी गई है। कहानी में तैने, क्षण भर, खुशकरियों, जतन में चला आदि वाक्यांश हैं जो खड़ी बोली हिंदी का प्राचीन रूप है। इसी प्रकार पक्षी हिंदी में वर्तमान हिंदी शब्द पक्षी का प्राचीन रूप है, उनके साथ इसको भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा पक्षी की बच्ची शीर्षक में लय, ताल, अत्यानुप्रास और प्रवाहमय होने के कारण आकर्षक है, इसलिए मैं तो पक्षी की बच्ची शीर्षक देता हूँ। हाँ, इस कहानी को कोई और शीर्षक देना हो तो मैं नन्ही चिड़िया देना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान शीर्षक से तुलना करें तो यह शीर्षक बहुत छोटा है और उच्चारण में आसान है। यानी नन्ही चिड़िया, चिड़िया के बच्चों को क्या कहते हैं? नन्ही चिड़िया देना तो मैं शासक फिर से देख, क्योंकि वर्तमान शीर्षक से तुलना करें तो यह शीर्षक बहुत छोटा है और उच्चारण में आसान है, संगीतासक है और सुनने में सुखकर है। थर्ड देखिएगा, इस कहानी को कोई और शीर्षक देना हो तो मैं शावक देना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान शीर्षक से तुलना करें तो यह शीर्षक बहुत छोटा है, एक शब्द का है, इसका अर्थ पशु या पक्षी का बच्चा है। शावक किसे बोलते हैं? पक्षी का बच्चा। वैसे शावक खरगोश के बच्चे को भी बोलते हैं शावक। पाठ का आरंभिक चित्र पशु का बच्चा है, इससे पाठक में उत्सुकता पैदा होता है कि कहानी पशु की बच्ची की है या पक्षी की। यानी चिड़िया पक्षी है, इसका अर्थ है कि चिड़िया की बच्ची यानी पक्षी की बच्ची। सेकंड, मेरी माँ बाट देखती होगी। बाट देखना माने राह देखना, इंतजार करना। मेरी माँ बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। जिस तरह हर पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सब कोई अपनी माँ, अपने बच्चे की इंतज़ार करते रहते हैं। एक दूसरे की स्त्री अपने पति का इंतज़ार करती है, अपने बच्चों का इंतज़ार करती है। चिड़िया अपने पक्षी का इंतज़ार करती है, बच्चे का इंतज़ार करती है। गाय भी अपने बछड़े का, इसी तरह सभी जानवर अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं। मेरे अनुभव में माँ का महत्व, मानव सहित सभी जीव जंतुओं में माँ का बड़ा महत्व है। भगवान सहित सभी प्राणियों में माँ होती है। माँ में वात्सल्यता, माँ से क्यों प्रेम होता है? क्योंकि माँ में वात्सल्यता, ममता, प्रेम, करुणा और कोमल आदि भाव होते हैं। मतलब बहुत अधिक माँ अपने बच्चों से
प्यार करती है, दुलार करती है, लाड करती है, अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है। तो इस तरह माँ में बच्चे के प्रति बहुत ही अधिक स्नेह होता है। उसका स्थान संसार में सर्वोपरि है। मनुष्य और जीव जंतुओं की विविध भाषाएं, बोलियों में भी माता, माँ, अम्मा, अम्बा आदि अनुनासिक अक्षर माँ से युक्त शब्द माँ के लिए प्रत्यक्त होते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी श्रुति भी कहती है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर हैं। इसलिए चिड़िया की बच्ची भी स्वर्ग रूपी स्वर्ण पिंजरे को ठुकरा, स्वर्ग रूपी उसका क्या है, घर, घोंसला, और उसकी माँ स्वर्ग के समान उसकी माँ है और उसका स्वर्ग के समान घर है। उसके लिए सोने का पिंजरा भी बेकार है। इसलिए चिड़िया की बच्ची भी स्वर्ग रूपी स्वर्ण पिंजरे को ठुकराकर अपनी माँ और घास फूस से निर्मित घोंसले के पास चली जाती है। चिड़िया की बच्ची की भावनाएं हर बच्चे में लहराती है, माँ तुझे सलाम। चिड़ियाघर के जीव जंतुओं के बारे में अपने विचार बताइए। जब भी हम चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ हमें तरह तरह के पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें चिड़ियाघर का मालिक उन्हें कैद करके रखता है। यद्यपि ये सब लोगों को स्वतंत्र जीवन बिताने का हक होता है, स्वतंत्र रहकर जीना पसंद आता है, इसलिए हमें किसी को बंदी नहीं बनाना चाहिए। तो तरह तरह के पशु पक्षी साधारण तथा जंगलों में रहते हैं, वे स्वेच्छा से जीते हैं, पर्यावरण संतुल्यता सुरक्षित होती है। लेकिन मानव की स्वार्थपरता उसमें क्या है कि जो चिड़ियाघर का जो मालिक होता है वो पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके रखता है। फिर वो उसको देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, जैसे टिकट लेकर के अंदर चिड़ियाघर के जाते हैं, इससे उनके मालिक की आमदनी होती है। तो ये क्या है, स्वार्थपरता है। तो लेकिन मानव की स्वार्थपरता के कारण चिड़ियाघर का निर्माण कर तरह तरह के पशु पक्षियाँ लाकर उनमें रखाए जाते हैं। उन्हें देखकर हम मन बहलाते हैं, उनकी स्वेच्छा का हरण करते हैं, स्वेच्छा आज़ादी का हरण करते हैं, उनको बंदी बनाकर उनकी सहजता और जाति का नष्ट करते हैं। कुछ लोग उन्हें मद्य माने नशा वाली चीज़ें, उनको मद्य, सिगरेट आदि पिलाते हैं, पर्यावरण संतुलितता को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए चिड़ियाघरों नाश कर उनके जीव जंतुओं को वनों में छोड़ देना चाहिए। हर प्राणी को स्वेच्छा से जीने का अधिकार है, उनकी स्वेच्छा का हरण करने का हमें कुछ भी अधिकार नहीं है। जिस तरह हम किसी के अधीन नहीं रहना पसंद करते, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी स्वतंत्र रहकर जीने का अधिकार है। उन्हें किसी तरह का बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। पढ़िए देखिए, किन बातों से ज्ञान होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, मतलब सब कुछ था उसके में, इतना धन दौलत सब कुछ था। उसने अपनी संगमरमर की नई सुविधामय कोठी बनवाई, संगमरमर की बनवाई, हाँ, और उसमें सभी प्रकार की सुख सुविधा के जितने भी साधन होते हैं वो सब उसमें थे। सामने सुंदर बगीचा भी लगवाया। शाम को कोठी के बाहर मसनद के सहारे गलीचा पर बैठते। मसनद एक प्रकार का तकिया टाइप का होता है, जो एवल टाइप में रहता है, अंडाकार टाइप में रहता है, लंबा रहता है, चौड़ाई उसकी कम रहती है और गोल रहता है, मसनद उसको बोलते हैं। वह चिड़िया के बच्चे से कहता है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का बहुत सुंदर घर तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुझे माला माल कर सकता हूँ। सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या की कमी नहीं। इन सारी बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। वह चिड़िया को लालच देता है कि तुम किसी भी तरह से आकर मेरे पास हो, मैं तुम्हें सब सुख सुविधाएं दूंगा। लेकिन चिड़िया को इस सबसे बिल्कुल भी मोह नहीं होता है। वह स्वच्छंद वातावरण में अपनी माँ के साथ विचरण करना चाहती है और अपने सुखद घर में घोंसले में रहना पसंद करती है।
किन बातों से पता चलता है कि माधवदास दुखी नहीं था? माधवदास सुसंपन्न होते हुए भी सुखी नहीं था। प्रश्न फिर से देख, किन बातों से पता चलता है कि माधवदास सुखी नहीं था? माधवदास सुसंपन्न होते हुए भी सुखी नहीं था। उसका जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता। उस सब कुछ था उसके पास, फिर भी वह कुछ खाली सा रहता। वह चिड़िया की बच्ची से कहता कि मेरा महल भी सुना है, तैने मेरे चित्त प्रसन्न किया। यानी तुमने अपनी, और चिड़िया के बच्चे से बोलता है कि तूने अपनी मीठी सुरीली आवाज से चींची करके मेरे मन को मुग्ध किया है, प्रसन्न किया है, मेरे मन को प्रसन्न किया है। तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ, मेरी रानियों का जी बहलेगा। इन बातों से पता चलता है कि माधवदास सुखी नहीं था। वो चाहता था कि चिड़िया का बच्चा मेरे पास रहे। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? माधवदास बार बार नन्ही चिड़िया से कहता है यह बगीचा तुम्हारा ही है, क्योंकि नन्ही चिड़िया अपनी माँ के पास अपने घोंसले को जाना चाहती है। माधवदास उसे उस बगीचे में ठहराने की विविध प्रयास करता है, लुभाता है, लालच देता है, फिर भी सफलता नहीं दिखाई दे रही। इसलिए वह बार बार नन्ही चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है, तुम यहीं रहो, अपनी माँ के पास मत जाओ, और उस तिनके वाले घोंसले में मत रहो। मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छा घोंसला बनवा दूंगा, यह बगीचा है, तुम यहाँ पर स्वच्छंद विचरण करो। लेकिन वह इसे माधवदास के प्रलोभन को ठुकरा देती है। माधवदास ने चिड़िया के संबोधन के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? माधवदास ने चिड़िया के संबोधन के लिए विविध शब्दों का प्रयोग किया है। सुनो चिड़िया, मेरी भोली चिड़िया, प्यारी चिड़िया, तुम भोली हो चिड़िया, चिड़िया, अरे चिड़िया, अच्छा चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया आदि संबोधन से चिड़िया को वह बुलाता है। लिखिए, माधवदास के बार बार समझाने पर चिड़िया सोने के पिंजरे को महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। माधवदास का मनोभाव है कि धन संपत्ति ही सर्वस्व है। वो समझता है कि जिसके पास धन है वही सबसे बड़ा सुखी है, और वह सर्वतुल्य है। जिसके पास बहुत अधिक धन होता है वह स्वर्ग के समान समझा जाता है, वही प्रतिष्ठित और महान व्यक्ति है। वह सोने की चिड़िया है, वह सोने की चिड़िया है। जबकि चिड़िया का मनोभाव है कि माँ की ममता वात्सल्यता ये सर्वस्व है, घोंसला ये सर्वतुल्य है। वास्तव में जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, सुख शांति की अक्षय निधि है। वह सहज चिड़िया है। चिड़िया का बच्चा सेठ का कहना है कि जिसके पास धन दौलत है वही सुखी है, वही स्वर्ग के समान उसका महल समझा जाता है, वह प्रतिष्ठित है, महान व्यक्ति है, हाँ। और जिसके पास बहुत अधिक धन होता है वह सोने की चिड़िया के समान समझा जाता है। लेकिन इसके विपरीत चिड़िया का बच्चा कहता है कि मेरे लिए माँ की ममता ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर है, और घोंसला, उसका घोंसला स्वर्ग के समान है, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ घोंसले में बड़े सुख से चैन के साथ सोती है, रहती है। वास्तव में जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर, माँ और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर होते हैं और सुख शांति की अक्षय निधि होते हैं, जो उसे अपनी माँ से और अपने घोंसले में प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता? अपने विचार लिखे। पराधीन सपने में सुख नहीं। जो व्यक्ति गुलाम होता है वो सपने में भी उससे सुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो गुलाम है। कहा जाता है पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। इस वाक्य की मूल श्रुति महान कवि तुलसीदास जी की है। पराधीन सपने में सुख नहीं। कवि वियोगहरि ने भी कहा है कि पराधीन व्यक्ति के लिए स्वर्ग नरक का महत्व नहीं हुआ करता, क्योंकि पराधीनता उसके स्वर्ग नरक पहचानने की चेतना समाप्त कर देती है। जो गुलाम होता है उसको ये समझ में नहीं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, उसको वो नहीं समझ पाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी बताया कि चिर पराधीन व्यक्ति स्वाधीनता के सुख को नहीं जानता। वो ये नहीं जानता है
कि हम अगर स्वतंत्र रहेंगे तो हमें कितना सुख मिलेगा, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति जो है अब स्वेच्छा से वो कार्य करता है और स्वेच्छा से वो उठता है, स्वेच्छा से अपना जीवन व्यापन करता है, उसके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं रहता है। लेकिन जो गुलाम व्यक्ति होता है वह अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता है, वह जैसा मालिक कहता है उसको वही काम करना पड़ता है। तो लेकिन उसको अपने स्वेच्छापूर्वक जीवन व्यतीत करने का अनुभव नहीं होता, इसलिए वह उसे समझता है, तो उसको मतलब स्वाधीनता का मतलब नहीं मालूम, स्वाधीनता के सुख को नहीं जानता। खाने पीने सोने की सुख सुविधाएं होने पर भी पशु पक्षी भी बंदी होकर सुख चैन से रहना नहीं चाहते। स्वाधीनता हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वाधीनता न होना ही पराधीनता है। पराधीनता घोर अभिशाप है। पराधीन व्यक्ति का व्यक्तित्व कोई नहीं होता, उसका जीवन अपमानित और दुख में होता है। इसलिए ठीक ही कहा गया, पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो पराधीन होता है उसके लिए सपने में भी सुख नहीं होता। जब उसका मालिक उसे चाहता है उससे वो काम करवाता है, जैसा चाहता है, चाहे काम कठिन हो या सरल हो, उसे करना पड़ता है। जो गुलाम होता है उसे अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कहानी के अंत में चिड़िया का सेठ के नौकर पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर तुम्हें कैसा लगा? कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। किसी प्राणी, विशेषकर नन्हे प्राणी को लुभाकर या जबरदस्ती अपने वश में करना अनुचित और पाप है। हर प्राणी को स्वेच्छा से रहने का अधिकार है। उस अधिकार को पैरों तले कुचलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मोल सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। भाव लिखिए। तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मोल सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। इसका भाव है कि संसार में हर व्यक्ति इसके पीछे पड़ता है। वो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास अधिक से अधिक सोना हो, अधिक से अधिक धन संपत्ति हो, अधिक से अधिक सुख सुविधाएं हमारे पास हों, जिससे हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। और इसीलिए वह उसके पीछे पड़ता है, इसे पाने के लिए सदा तरसता है, इसके लिए नींद खाना आदि को भी छोड़ देता है। ऐसी मूल्यवान वस्तु मेरे पास ढेर का ढेर है। मतलब माधव दास कहता है कि जिस वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, उसके पीछे पड़ा रहता है, खाने पीने का वह होश नहीं रखता, तो वो सब मेरे पास इतना सोना है कि मैं तुम्हें जैसा हर तरीके से तुम्हें सुख सुविधा देने को तैयार हूँ, जैसा तुम चाहोगी। लेकिन चिड़िया इस बात पर भी राजी नहीं होती है। तुम तो चिड़िया हो, तुम समझती हो कि सोने से भी घास फूस बढ़कर है, जो गलत है। तुम तुच्छ प्राणी हो, मूल्यवान सोना क्या जानते हो, इसका मोल तुम नहीं जानते, इसके लिए तुमको बहुत जानना पड़े। माधव दास चिड़िया से कहता है कि तुम्हें सोने का महत्व नहीं मालूम है, तुम नहीं समझती हो कि सोना कितना कीमती होता है, उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तुम इसके महत्व को नहीं समझती हो और इसको समझने के लिए तुमको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। रेखांकित शब्दों से दो दो वाक्य बनाइए। मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई। एक वाक्य का परीक्षाओं के समय में सारे दिन पढ़कर शाम को तनिक आराम करता हूँ। हवा की झोंकों से डालियाँ तनिक झुक जाती हैं। दूसरा, तुम बेखटके यहाँ आया करो। इससे पहला वाक्य है, तो कुछ विद्यार्थी बेखटके कक्षा के अंदर घुस जाते हैं। मतलब क्लास चल रही होती है, अध्यापिका पढ़ा रही होती है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो निधड़ बिना किसी रोक टोक के वो चले आते हैं। हाँ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बगीचा आपका है। हाँ, जिससे यह बगीचा आपका है। इसमें पहला वाक्य ये आपका कलम है, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ। सृजनात्मक अभिव्यक्ति देखिए इसमें दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। चिड़िया और उसकी नन्ही बच्ची में क्या संवाद है उसको आप देख लीजिए। प्रशंसा, इस पाठ में चिड़िया को सेठ ने बहुत लालच दी, लेकिन वह उनकी बातों में नहीं आई। इस बात के लिए चिड़िया की प्रशंसा करते हुए अपने विचार लिखे। नन्ही चिड़िया छोटी होते हुए भी बुद्धि में बड़ी है, वह भोली भाली है, उससे माँ से असीम प्रेम है, घोंसले से बेहद प्यार है। उसको इन दोनों के सामने सोने व हीरे के ढेर
तुच्छ है। चिड़िया को सोने का कोई महत्व नहीं मालूम है, इसलिए वो बेकार समझती है। उसके सूझ बूझ बड़ी, इसलिए सेठ के चंगुल से बच जाती है। वह सचमुच हमारे जैसे बाल बच्चों का आदर्श है और सदा सराहनीय है। कई बार बच्चे लोभ में दूसरों की बातों में आ जाते हैं, लोभवश दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन चिड़िया का बच्चा सेठ हर प्रकार से उसे प्रलोभन देता है, लेकिन वह उसके चंगुल से बचकर अपनी माँ के पास चली जाती है और घोंसले में सुख के साथ सोती है। भाषा की बात। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। इन तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग करके ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। पर शब्द। पेड़ पर चिड़िया है, संबंध बोधक। कभी कभी चिड़िया के पर झड़ते हैं, संज्ञा। पर का अर्थ होता है पंख। मेरी माँ हिंदी समझ सकती है पर बोल नहीं सकती, समुच्चय बोधक। वह परदेसी है, उपसर्ग। पर क्या है? उपसर्ग है। ज्यादातर नेतागण स्वार्थ पर है, स्वार्थ पर सर्ग प्रयोग। सेकंड देखिए, मैंने पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो। 3 वाक्यांश ऐसे जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह कुछ अन्य शब्द की खोज कीजिए। नीचे दिया हुआ है, यतन में चला, जतन में चला, भले मनुष्य, भले मानुष, रास्ते में लूटा, मार्ग मारा, डरियो, डरना। परियोजना का ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 10 वाक्य दिया हुआ है। 10 पक्षियों के चित्र एकत्र करो और उनके बारे में 3-3 वाक्य लिखो। 10 पक्षी दिए हुए हैं, उनके बारे में 3-3 वाक्य दिए हुए हैं। आगे देखिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ का भाव अपने शब्दों में बता सकता हूँ, रंग। पाठ का भाव अपने शब्दों में बता सकता हूँ, भावों से संबंधित बातचीत कर सकता हूँ, रंग। इस स्तर की गद्य सामग्री का भाव पढ़ कर समझ सकता हूँ, सही। इस स्तर के गद्यांशों की व्याख्या करते हुए लिख सकता हूँ, रॉन्ग। पाठ के शब्दों को अपनी बातचीत में प्रयोग कर सकता हूँ, रॉन्ग। पाठ के आधार पर संवाद लिख सकता हूँ, रॉन्ग। अब इसमें व्याकरण देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित रेखा के शब्दों के वचन बदलकर फिर से लिखे। व्याकरणांश में देखिए, पेज 65 पर है। माधव ने अपनी नई कोठी बनवाई। इसको फिर से वचन बदलना है, एक वचन में दिया हुआ है, इसको बहुवचन में बदलना है। माधव दास ने अपनी नई कोठियां बनवाई हैं। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधव दास को वे, वहाँ की जगह वे, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 2 दाने माँ ला देती है, 2 दाने बाप। इसमें लिंग बदलना है, स्त्रीलिंग में दिया, पुल्लिंग में बदलना है। माँ का पुल्लिंग क्या होगा? बाप। 2 दाने बाप ला देता है। माँ मेरी बाट देखती रहती है। माँ का पुल्लिंग क्या होगा? बाप। बाप मेरी बाट देखता रहता है। रहती का रहता। सेठ तुझसे बात कर रहा है। सेठ पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग में बदलना है। सेठानी तुझसे बात कर रहा, कर क्या हो जाएगा? रही। सेठानी तुझसे बात कर रही है। विलोम शब्द देखिए, गिनती, अनगिनती, जिसे गिना ना जा सके। उजेला, अंधेरा। उजेला का अर्थ उजाला, उसका क्या होगा विलोम? अंधेरा। प्रसन्न, अप्रसन्न। कठोर, सरल। खुशबू, बदबू। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी भरना, किस्मत खुलना, जी भरना तृप्त होना, किस्मत खुलना भाग अच्छा होना, ढाढ़स बांधना हिम्मत बांधना। वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। अब संधि विच्छेद कीजिए। जैनेन्द्र, जैन प्लस इंद्र। पराधीन, पर प्लस अधीन। उपसर्ग पहचानिए। अभिरुचि, अभिरुचि में उपसर्ग क्या है? अभि। असावधान, असावधान में क्या है? अ। अनजान में अन। अनगिनती में अन। प्रशंसा में प्र। विचित्र में वि। अप्रसन्न में अ। अनसमझ में अन।
प्रफुल्लित, प्रफुल्लित में प्र, खुशबू में खुश। प्रत्यय पहचानिए, स्वच्छंदता, संपन्नता, इन दोनों में लास्ट में क्या है प्रत्यय ता। प्रफुल्लित इत, ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे आप इसमें देख करके पूरा कर लीजिएगा, पेज नंबर 69 तक पूरा कर लीजिएगा। और आपको FA1 का प्रोजेक्ट वर्क और लेसन आपको पूरा दे दिया है, इसको आप करके एक कल या परसों तक जमा कर दीजिए। धन्यवाद।